नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में 2020 में हुए पोस्टमैन के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, 20 से ही 1/2 जमा 30 से ही 1/3 माइनस 15 से ही 1/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स। तो अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या कैसे करते हैं, जो ये 20 होल होता है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर से और फिर बाद में न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं। तो 22 कितने होते हैं, 40, 40 + 1 41/2 प्लस 33 90, 90 + 1 91/3 माइनस 15 6 90, 90 + 1 91/6 इज इक्वल टू एक्स। अब 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3 और 6 का 6। तो 2, 3 6, 3 41 कितने होते हैं, 3 1 3, 3 4 12 प्लस 3 2 6, 91 × 2, 2 1 2, 2 9 2 9 18 माइनस 6 6 से 1 191 91 इज इक्वल टू एक्स। इम्प्लाइज दैट, अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। 123 + 182 कितने होते हैं, 305 माइनस 91/6 इज इक्वल टू एक्स। तो 305 माइनस 91 इज इक्वल टू कितने हो गए हमारे पास, 214/6 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, जब हमने 214 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आया इज इक्वल टू 35 से ही 4/6। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर, 35 से ही 2/3। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 35 से ही 2/3। क्वेश्चन नंबर 2, 100 × 10 माइनस 100 प्लस 2000 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, बोर्डमास रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ना अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करना। ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवीजन, डिवाइड करेंगे अब हम। तो 2000 को हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे। तो सॉल्व करके कितना आएगा, 20। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करके लिख लेते हैं। 100 × 10 माइनस 100 प्लस 20। 2000 को 100 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया, 20 इज इक्वल टू एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करना। तो 100 × 10 कितने होते हैं, 1000 माइनस 100 प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स। मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट स्टेप है एडिशन। 1000 + 20 कितने होते हैं, 1020 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स। 1020 में से हम क्या करेंगे, 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 920 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स कितना आ गया हमारे पास, 920 के इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 920। क्वेश्चन नंबर 3, रमन सैलरी वाज डिक्रीज्ड बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 50%। हाउ मच परसेंट डज ही लॉस। रमन के वेतन में 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये हमने फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट रमन सैलरी बी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो फर्स्ट केस में जो उसकी सैलरी है वो कितनी डिक्रीज हुई, 50%। व्हेन डिक्रीज्ड बाय 50%, तो उसकी न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, न्यू सैलरी भी इज इक्वल टू ओल्ड सैलरी कितनी है उसकी, 100 रुपीज़ माइनस कितनी डिक्रीज हुई, 50%। 50% किसकी होगी, ओल्ड सैलरी की, ऑफ 100। तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 माइनस 50/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो ये क्या आ गई उसकी न्यू सैलरी। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%। अब उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है, 50%। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन सैलरी इंक्रीज्ड बाय 50%, तो उसकी न्यू सैलरी क्या आ जाएगी, न्यू सैलरी
इज इक्वल टू, अब उसकी सैलरी कितनी हुई, पहले 50% डिक्रीज हुई तो उसकी सैलरी कितनी आ गई 50 रुपीज़। अब क्या हुआ कि उसकी सैलरी, वही जो सैलरी वो 50% फिर से बढ़ गई, तो निकाल लेते हैं, प्लस 50% ऑफ 50, तो इज इक्वल टू 50 प्लस 50/100 मल्टीप्लाई 50, 50 1 द 50, 52 द 100, 2 1 द 2, 225 द 50, 50 प्लस 25 कितने होते हैं 75 रुपीज़। तो उसकी जब सैलरी 50% से बढ़ी तो उसकी नई सैलरी कितनी आ गई 75 रुपीज़। अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने उसकी सैलरी कितनी मानी होती 100 रुपीज़, अब लास्ट स्टेप तक उसकी सैलरी कितनी रहेगी 75 रुपीज़। तो यहाँ पे उसकी सैलरी में उसे क्या हुआ लॉस, तो लॉस इन सैलरी कितना हुआ वो निकाल लेते हैं हम। लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड सैलरी माइनस न्यू सैलरी। अब ओल्ड सैलरी तो ज़्यादा हमारे पास, तो 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25 रुपीज़। तो लॉस कितना हुआ उसे 25 रुपीज़ का। तो लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ 25 ओवर ओल्ड सैलरी कितनी है उसकी 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100%। तो 100 से 100 कैंसिल, तो लॉस कितना आ गया हमारे पास 25%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 25% लॉस। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर देन द नंबर इज व्हाट। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं लेट नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे 35% ऑफ अ नंबर, क्या बोला हुआ यहाँ पे लिख लेते हैं हम 35% ऑफ अ नंबर, जो हमने क्या मानना है एक्स, वो किसके इक्वल आ रहा है 50% ऑफ दैट नंबर, जो हमने माना है 50% ऑफ एक्स और उससे 12 कम है तो -12। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यही लिखा था ना यहाँ पे 35% ऑफ नंबर, तो लिख लिया 35% ऑफ अ नंबर जो हमने एक्स माना हुआ है इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर। तो ये क्या गया 12 लेस है 50% ऑफ दैट नंबर। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 35/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 50/100 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 12, 51 द 50, 52 द 100, 5 से 5 7 द 35, 520 द 100। अब एक्स एक्स टर्म को हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 7x/20 माइनस x/2 इज इक्वल टू -12 इम्प्लाइज दैट एलसीएम लेंगे हम 20 और 2 का। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 20, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 7x, 7x माइनस 2 10 से 20, 10 क्वेश्चन 10 मल्टीप्लाई एक्स कितना आ गया 10x इज इक्वल टू -12। तो 7x माइनस 10x कितने होते हैं इम्प्लाइज दैट -3x/20 इज इक्वल टू -12। माइनस से माइनस कैंसिल और 20 को यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 12 20 से कितने होते हैं 240। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 240/3, 3 1 द 3, 3 8 द 24 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 80। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट 80। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 4:5। द प्रॉफिट परसेंट इज व्हाट। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। तो क्या दिया है हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो दी हुई है, लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 4:5। तो मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है हमारे पास 4x और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया हमारे पास 5x। अब हमने क्या निकालना है, देखो कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 5x और कॉस्ट प्राइस कितना है 4x। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x। तो ये क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट। तो हमने अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेना है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें x रुपीज़ का ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 4x मल्टीप्लाई 100%। तो x से x कट गया 4 से 4 1 द 4, 425 द 100। तो कितना आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट 25%।
तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25%। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मैनी ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम। कितने वर्षों में कोई राशि 12% प्रति वर्ष की दर से दुगनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, और क्या बोला है कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, सम क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, डबल हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अमाउंट। तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू 2x, और रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है 12% पर एनम। हमने क्या फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो जो सम है वो डबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइम हमने फाइंड करना है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल भी है और अमाउंट भी है, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हमारे पास 2x माइनस प्रिंसिपल कितना है x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया x। तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, टाइम हमने निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला हमने, x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है x मल्टीप्लाई रेट कितना है 12%, 12 ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड करना है। तो x से x कट जाएगा, और 2 से करते हैं, 2 6 द 12, 2 5 द 10 50, फिर 2 से 2 3 द 6, 2 25 द 50। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टाइम कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू 25 ओवर 3 ईयर। अब हम इसे चेंज कर लेते हैं ईयर और मंथ में। तो कैसे करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो कितना आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 3 8 द 24 और 1 रिमाइंडर। तो जो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 8 से ही 1/3। ये जो 8 है ये हमारे पास कंप्लीट ईयर है, और ये जो 1/3 है ये ईयर में आया। तो 1/3 जो है इसे हम क्या कर लेंगे, मंथ में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 3 1 द 3, 3 4 द 12। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, 8 ईयर एंड 4 मंथ। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 8 ईयर 4 मंथ। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्रिकेटर हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर 10 इनिंग। In the 11th inning, he scored 108 run, thereby increasing his average by 6 run. His new average is what? एक क्रिकेटर का 10 पारियों के लिए एक निश्चित औसत होता है। 11वीं पारी में उन्होंने 108 रन बनाए, जिससे उनके औसत में 6 रन की वृद्धि हुई। उनका नया औसत क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो मान लेते हैं एवरेज रन ऑफ 10 इनिंग इज इक्वल टू एक्स रन। अब टोटल रन कितने आ जाएंगे फिर 10 इनिंग में, टोटल रन ऑफ 10 इनिंग इज इक्वल टू 10x रन। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि अब वो 11th इनिंग में कितने रन बना रहा है, 108 पे। स्कोर्ड इन 11th इनिंग इज इक्वल टू 108 रन, और एवरेज इंक्रीज कितनी हुई, उसकी वजह से एवरेज इंक्रीज होगी, एवरेज इंक्रीज बाय 6 रन। अब निकाल लेते हैं। अब हम देखो क्या बोला कि 10x रन उसके पहले बने हुए थे। अब जब उसने 11th इनिंग खेली तो उसके रन कितने हो गए, 108 रन बनाए। जब उसने 108 रन बनाए तो उसकी जो एवरेज थी, पहले एवरेज कितनी थी x, अब एवरेज कितने रन से बढ़ गई, 6 रन से, तो x + 6। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, इम्प्लाइज दैट 10x + 108 इज इक्वल टू 11 इंटू में x + 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट 10x + 108 इज इक्वल टू 11x + 11 6 66 इम्प्लाइज दैट। अब x को हम एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। तो 108 - 66 इज इक्वल टू 11x - 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 42। ये आ गया हमारे पास
एवरेज रन जो पहले बने थे। अब उसके बाद क्या बोला था कि जो एवरेज है वो इंक्रीज होगी 6 रन से। तो निकाल लेते हैं, अब न्यू एवरेज कितनी आ जाएगी, ये तो आ गई हमारे पास पुरानी एवरेज। अब न्यू एवरेज रन इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 था, तो एक्स कितना हमारे पास 42 प्लस 6 इज इक्वल टू 48 रन। तो न्यू एवरेज कितनी आ गई 48 रन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, A and B can do a piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days. A and C can do it in 90 days. In what time A do it alone? A और B एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, B और C इसे 120 दिनों में, A और C इसे 90 दिनों में कर सकते हैं। अकेले A इसे कितने समय में कर सकता है? तो यहाँ हमारे पास जो गिवन डाटा उसे लिख लेते हैं हम। ए और बी मिलके एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं 72 डेज में। बी और सी सेम उसी काम को मिलके कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं 120 डेज में। और ए और सी मिलके उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं 90 डेज में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम ऑफ दीज 3 वर्क। तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क 360 यूनिट। तो यहाँ से हम ए और बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो ए और बी का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। तो इसी तरीके से बी और सी का आ जाएगा, कितना आ जाएगा इनका 3 यूनिट पर डे। और ए और सी का कितना आ गया 1 डे वर्क 4 यूनिट पर डे। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीनों इक्वेशन को अब हम ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू ए बी का 1 डे वर्क कितना है 5 यूनिट पर डे, प्लस बी प्लस सी का कितना है 3 यूनिट पर डे, प्लस ए और सी का कितना है 4 यूनिट पर डे। तो बाहर हमने यूनिट पर डे कॉमन निकाल लिया। तो देखो यहाँ पे भी a 2 टाइम है, b 2 टाइम एंड c 2 टाइम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 यूनिट पर डे। 2 1 2, 2 6 12। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6 यूनिट पर डे। तो ये क्या आ गया हमारे पास a b और c का 1 डे वर्क। अब हमने किसका निकालना है, a का निकालना है कि a अकेला 360 यूनिट काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। तो हमारे पास बी और सी का 1 डे वर्क दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ए प्लस बी और सी का 1 डे वर्क कितना है 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे इज इक्वल टू 6 यूनिट पर डे। तो यहाँ से ए का वर्क आ गया, ए का 1 डे वर्क कितना आ गया 6 माइनस 3 यूनिट पर डे इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। तो ये क्या आ गया हमारे पास ए का 1 डे वर्क। अब हमने क्या निकालना है कि ए टोटल वर्क को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम फॉर ए इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना हमारे पास 360 यूनिट। और एफिशिएंसी कितनी आई ए की, एक दिन में ए कितने यूनिट काम कर सकता है 3 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 0। तो कितना आ गया 120 डेज। तो ए अकेले 360 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा 120 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 4 आवर देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज व्हाट। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, दो ट्रेन की स्पीड की रेशियो दी हुई है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे S1 रेशियो S2 कितना दिया हो हमें इज इक्वल टू 7:8। तो मान लेते हैं जो स्पीड 1 है फर्स्ट ट्रेन की वो कितनी है हमारे पास 7x, और स्पीड 2 फॉर सेकेंड ट्रेन वो आ गई हमारे पास 8x। अब क्या बोल रहा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में कि जो सेकेंड ट्रेन है वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 4 आवर में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे
S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, इम्प्लाइज दैट S2 कितना दिया हमें 8x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है 4 आवर। तो 4 से 4 1 द 4, 4 1 द 4 तो कितना आ गया 100 किलोमीटर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 100 ओवर 8। 4 से करते हैं 4 2 ज़ 8, 4 25 ज़ 100। तो 2 से फिर कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 2 ज़ 4, 0.25 ज़ 10। तो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। तो हम फर्स्ट ट्रेन की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो S1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, S1 इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू x कितना आ गया हमारे पास 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो 7 इंटू 12.5 किलोमीटर पर आवर तो कितना आ जाएगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 5 द 35, 5 3 कैरी, 12 7 द 84 प्लस 3 कितने होते हैं 87। तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ गया 87.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गई स्पीड ऑफ ट्रेन 1। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 87.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10, 36 men can complete a piece of work in 18 days. In how many days will 27 men complete the same work? 36 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 27 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है चेन रूल फॉर्मूला यहाँ पे, M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। तो वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। मैन कितने हैं 36, एक काम वर्क कितना है 1 यूनिट, कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं उसे 18 डेज में, इज इक्वल टू सेकेंड केस में क्या बोला हुआ है 27 मैन है मल्टीप्लाई कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे, D2 की वैल्यू हमें नहीं पता, और W2 कितना है वर्क यहाँ पे भी हमारे पास सेम है 1 यूनिट। तो इज इक्वल टू D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम 3 से कैंसिल करते हैं, 3 9 द 27, 3 6 द 18, फिर 3 से 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो D2 कितना आ जाएगा हमारे पास, D2 इज इक्वल टू 12 2 द 24 डेज। तो D2 कितना आ गया हमारे पास 24 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 24 डेज।